नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम 12th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे। 12th क्लास में सबसे पहले 12th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस पढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि 12th क्लास में जो स्टार्टिंग होती है, कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, फिजिक्स का पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के लिए लेक्चर। तो अब जो क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं ये 12th क्लास की क्लास है। देखिए 12th में अगर हम CBSE बोर्ड से बात करें और साइंस ग्रुप की बात करें तो साइंस ग्रुप में बेसिकली दो ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारा PCM वाला ग्रुप और एक होता है PCB वाला ग्रुप, PCM और PCB वाला ग्रुप। और एक इन दोनों को कंबाइन करके होता है PCMB ग्रुप बोलते हैं इसे। होता क्या है, तो 12th में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। ये तीन सब्जेक्ट क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। इसके बाद इन तीन के अलावा कुछ स्टूडेंट्स बायो लेते हैं, कुछ लेते हैं मैथमेटिक्स, कुछ बायो लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स लेते हैं। फिजिक्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल आता है, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होते हैं, बोर्ड एग्जामिनर्स आते हैं। केमिस्ट्री भी 70 + 30 का होता है। इंग्लिश कंप्लीट 100 मार्क्स का होता है। बायो और मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल्स इंसर्ट होने वाला है CBSE की तरफ से। बायो जो होता है वो 70 + 30 मार्क्स का होता है। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स PCMB लेते हैं। PCMB इन द सेंस उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री रहता ही रहता है, उसके साथ मैथ्स भी लेते हैं, बायो भी लेते हैं। अगर मैथ्स बायो नहीं लेते हैं तो कुछ कंप्यूटर ले लेते हैं, कुछ हिंदी ले लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन जो बेसिकली जो ग्रुप बनता है या तो PCM बनता है या तो PCB बनता है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों क्लासेस को पढ़नी होती है, चाहे आप PCB से हो चाहे PCM से हो। तो इस क्लास में हम सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। 12th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि 12th क्लास में हमारे पास फिजिक्स में क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th का सिलेबस फिजिक्स। ट्वेल्थ की फिजिक्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। थ्योरेटिकल पेपर जो होता है बोर्ड लेवल पे ये क्या होता है, 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का जो पेपर होता है ये टोटल पेपर, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो नया पैटर्न आया है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड आंसर टाइप के, डेरिवेशंस आती हैं, डेफिनेशंस आती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपके एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों सिलेबस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर हम देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हो रही है, जिसका स्टडी हम कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, कितने मार्क्स की डेरिवेशन आती है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या होता है जो 12th की फिजिक्स में CBSE ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। जो CBSE का प्रेस्क्राइब सिलेबस है NCERT के अकॉर्डिंग, उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। NCERT ने 2 बुक प्रेस्क्राइब कर रखी है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में पहला यूनिट जो है यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 यूनिट है। एक में जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इसी में हम देखेंगे कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब उसकी कैसे स्टडी करते हैं, और देखेंगे कि इसमें कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, चार्ज कैसे बिहेव करता है। ये सारी स्टडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में क्या होता है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है,
पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके अलावा कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सारी स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं। ये पहली यूनिट है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये पहली यूनिट है जिसमें एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और पोटेंशियल वाला चैप्टर। दूसरी यूनिट जो होती है जिसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवल एक ही चैप्टर है, यूनिट का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए पहले में क्या पढ़ते हैं हम, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जैसे पॉजिटिव है, निगेटिव है, जब ये रेस्ट पे होगा तो इसमें पहली और दूसरी यूनिट काम करेगी। जब ये चार्ज मूव करने लगता है, मोशन में आता है, तब इसे हम पढ़ते हैं किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरह से हमारे पास 3 चैप्टर हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा जो है थोड़ा सा इसे टफ माना जाता है। टफ क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसमें। ये मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म यूनिट है, इस यूनिट में भी 2 चैप्टर हैं। एक है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, एक है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा है मैग्नेटिक मैटर। मैग्नेटिक मैटर में हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मैटर कितने तरह का होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक मैटर कैसे बिहेव करता है। और मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कोई चार्ज मूव करता है तो कैसे बिहेव करेगा। इसी में आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है मूविंग चार्ज, इसके बाद है ये पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट हो गई। और जो चौथी यूनिट हमारे पास है वो है ईएम। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। सीबीएसई बोर्ड में जो हमारे एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब्ड है, उस एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि इनको अलग अलग चैप्टर बना रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अलग चैप्टर में पढ़ा रखा है और अल्टरनेटिंग करंट को अलग में पढ़ा रखा है। तो बेसिकली यहाँ तक की जो सारी चीज़ें थी, और एक यूनिट और बची है हमारे पास, 5वीं यूनिट है, ईएम वेव्स बोलते हैं उसे। ये फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ही चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मैटर एंड मैग्नेटिज्म। देन आफ्टर दैट ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट एक है लेकिन इसमें 2 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग से पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट अलग से पढ़ेंगे और ईएम वेव्स अलग से पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेट 35 to 36 मार्क्स फर्स्ट पार्ट हमारा कवर करता है। ये हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो इंजीनियरिंग बेस्ड है। बाद में जब आप बीटेक वगैरह करते हैं, कहीं इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पहला पार्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको फिजिक्स पढ़ के। पहले पार्ट का 35 to 36 मार्क्स है। ये सारी यूनिट्स हैं पहले पार्ट की। चलिए देख लेते हैं जरा सेकेंड पार्ट में क्या है। इस सिलेबस का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप नोट करना चाहें तो हल्का हल्का नोट भी कर लें। सेकेंड पार्ट में क्या है, जो हमारी फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में सबसे पहला चैप्टर ऑप्टिक्स है। अब ऑप्टिक्स में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स के 2 पार्ट हैं, एक में रे ऑप्टिक्स है और एक में क्या है, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स का ज़्यादातर डिस्कशन आपको 10th क्लास का लेवल का ही है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, वेव ऑप्टिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लाइट वेव की तरह कैसे बिहेव करती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसके बाद जो अगली यूनिट है, 5 यूनिट वहाँ हुई थी, इसको छठी यूनिट भी बोलते हैं। और 7वीं यूनिट हमारे पास जो है, 7वीं यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगर आपको केमिस्ट्री का 11th क्लास की केमिस्ट्री थोड़ी सी याद हो तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में ये चीज़ आपने पढ़ी है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जहाँ आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी थी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, वो सारी चीज़ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका एक ही चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 11, 7वीं यूनिट है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 11 है किसमें, एनसीईआरटी में।
इसके बाद जो आपकी 8वीं यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बाद, वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई, इसे क्या कहते हैं? एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में 2 चैप्टर है आपके पास, एटम अलग से पढ़ाया जाएगा और न्यूक्लियाई अलग से पढ़ाई जाएगी। यानी एटम अलग से पढ़ाया जाएगा, न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा? अलग से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर आपका है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, इसे कह सकते हैं 9वां चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या क्या होते हैं, इसके बाद आपके डायोड क्या होते हैं, इसके बाद आपके ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इस डायोड का यूज कर करके क्या बनता है, ट्रांजिस्टर का यूज कर करके क्या पड़ता है, या सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, और सिंपल सर्किट्स देखेंगे जो फिल्टर के सर्किट होते हैं। ये भी एक तरह से इंजीनियरिंग का ही टॉपिक है। तो आपके सेकेंड पार्ट थोड़ा सा हल्का कर दिया है, क्योंकि इससे पहले एक यूनिट हुआ करता था, 10वां यूनिट जिसे बोलते थे, वो होता था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पिछले साल से हटा दिया गया है, कम्युनिकेशन अब सिलेबस में नहीं है आपके। फिजिक्स में से जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर था वो हटा दिया गया है। तो सेकंड पार्ट में जो आपका है, एक ऑप्टिक्स है, 2 चैप्टर है इसके, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डायोड क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे। अप्रॉक्सीमेट 35 to 36 मार्क्स का ये भी आता है। टोटल मिला के 70 मार्क्स के आपके दोनों पार्ट पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 9 यूनिट हैं। पहले हुआ करता था 10 यूनिट, उसमें से जो कम्युनिकेशन वाला यूनिट है उसे हटा दिया गया है, अब टोटल 9 यूनिट हैं। तो जरा सा आप दिमाग में रखिए अपने सिलेबस को। सबसे पहले सिलेबस में क्या होता है, देखिए सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ने से अच्छा इसको हम कुछ मोटे मोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस को मोटी मोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें तो फिजिक्स हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे पहली वाली यूनिट को हम कहा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी वाले को कहेंगे करंट, तीसरी वाली को बोलेंगे मैग्नेटिज्म। इसमें सारी यूनिट्स को कवर करेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग से पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे हम EMI, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी में हम EM वेव्स को भी पढ़ लेंगे। इसी में किसको पढ़ लेंगे? EM वेव्स को ही पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स के बाद जो आपने ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर देखा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला देखा, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, यानी दैट इज रिलेटेड विद केमिस्ट्री। ये मॉडर्न फिजिक्स है। और लास्ट वाले को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मोटे मोटे हिसाब से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। अपने अकॉर्डिंग, स्टडी के अकॉर्डिंग हम इसे 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें अगर आपको बताएं कि इजी क्या है, टफ क्या है, स्टडी करना चाहेंगे तो इसमें जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है ये आपको 10th क्लास में इसका बेस बना होगा, 10th क्लास से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है ये भी आपको लगभग 10th में मिला है। मैग्नेटिज्म का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपको 10th क्लास में मिला है। EMI 10th क्लास में थोड़ा सा बताया गया है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसको भी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कहीं नहीं मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए नई चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 12th में नई चीज़ आई है। मॉडर्न फिजिक्स का कुछ पोर्शन आपने 11th की केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। फिर भी हम 1 by 1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अपने दिमाग में ये फिट कर लिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद मैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बाद क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन ऑप्टिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट था, जो 2 साल पहले हुआ करता था, उसे हटा दिया गया है। काफ़ी स्कोरिंग पार्ट था, ईजी था काफ़ी। तो इसमें टफ और ईजी की बात कर लें, कौन सा टफ लगता है? ऑप्टिक्स आपको बहुत ही ईजी चीज़ है। मॉडर्न फिजिक्स हार्डली, आप अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर 12th की फिजिक्स में किसी को पास होना हो, जस्ट पास होना चाहता है, तो सेकेंड पार्ट पे काफ़ी कंसंट्रेट करता है। लेकिन आपको अच्छा स्कोर करना है, पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, पूरे सिलेबस की पढ़ाई होगी और आप बस लगे रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फिर भी आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे। अब डाउट होता है बच्चों के पास कि बुक्स कौन सी लें। देखिए होता क्या है कि जैसे ही क्लास शुरू होती है मोटी मोटी किताबें खरीद लाते हैं कि हम प्रदीप फंडामेंटल पढ़ेंगे, ABC ले आते हैं, SL अरोड़ा ले आते हैं, ढेर सारी किताबें ले आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं।
किताबें ला तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ते समय क्या होता है, एक पेज पढ़ते ही दिमाग खत्म, मन नहीं करता फिर पढ़ते समय। पहले किताबों को देखते हैं, किताबें कौन कौन सी हैं। एक तो प्रदीप्स की किताब आती है, खूब फेमस है ये, प्रदीप्स फंडामेंटल है ये, अच्छी किताब है, काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और मैटर ढेर सारा दे रखा है। इसके अलावा ABC है, मॉडर्न ABC। मॉडर्न ABC स्टूडेंट फ्रेंडली है, एक मतलब इसकी लैंग्वेज काफ़ी हल्की है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, चीज़ों को समझाया गया है, टॉपिक समझाया है, उससे एग्जांपल रिलेटेड दिखाया है, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया गया है। एक किताब होती है SL अरोड़ा। SL अरोड़ा क्या है, दो तरह की किताबें हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव है जो कंपटीशन लेवल की आती है, और एक जो SL अरोड़ा है उसमें क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है। तो अगर आप 12th CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो SL अरोड़ा काफ़ी अच्छी किताब है, SL अरोड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, आप सेकेंड हैंड कहीं से आपको मिलती है तो SL अरोड़ा ले लीजिए। प्रदीप्स फंडामेंटल, अगर आप सीरियस स्टडी करते हैं, अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स स्टडी करते हैं और सब्जेक्ट सब मिला के, तो आप फंडामेंटल लीजिए, अदरवाइज़ काफ़ी मोटी बुक है और थोड़ा सा इसको पढ़ना नहीं चाहता कोई, तो SL अरोड़ा अच्छी बुक है आपके लिए। बुक ज़्यादा नहीं रखेंगे, बुक कम से कम रखें, जितना बुक रखें उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। कहा जाता है ना कि ढेर सारी किताबें रखने से अच्छा है कि एक ही किताब को कई बार पढ़ो, तो आप SL अरोड़ा ले सकते हैं। NCERT लेंगे, प्रिस्क्राइब्ड है ये। NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड में मिलते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। दूसरी बात, अगर जो NCERT के ग्राफ और डायग्राम्स होते हैं, इसको मैं एक अलग से क्लास लूँगा, आपको ग्राफ बताऊँगा, सारे ग्राफ एक साथ आपको कंपाइल करके दे दूँगा। ग्राफ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो डायग्राम्स होते हैं NCERT के, ये यूजफुल हैं काफ़ी। इसके अलावा एक आप ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर, अभी लेटेस्ट नहीं आएंगे, लेटेस्ट आएंगे आपके दिसंबर के आसपास, तो आप लेटेस्ट नहीं है मार्केट में, जैसा भी सेकेंड हैंड या किसी बच्चे से ले लीजिए जो पहले 12th करके गए हैं, तो उनसे आप प्रीवियस ईयर का पेपर रख सकते हैं अपने पास। NCERT आपके पास होनी चाहिए, और इनमें से कोई एक बुक, ज़रूरी नहीं है आप प्रदीप्स भी लें या मॉडर्न फिजिक्स, सारी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ले सकते हैं तो SL अरोड़ा ले लीजिए, अगर ये भी नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए, PDF नोट्स जो आपको अवेलेबल होंगे उससे पढ़िए, और NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल और ग्राफ्स, इनको हम 1 by 1 कंपाइल करके आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 12th क्लास का सिलेबस फिजिक्स का। 12th क्लास की फिजिक्स सबसे बड़ा सिलेबस माना जाता है पूरे 6 to 12, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक क्लास 12th फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। फिर भी इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही हल्के, बहुत ही ईजी मैनर में डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आएगा। फिजिक्स के सिलेबस के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th क्लास, आपको केमिस्ट्री की भी क्लास ली जाएगी और मैथ्स की भी क्लास ली जाएगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर आपको मिलेंगे। फिजिक्स के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इस चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।